हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कुछ ऐसा हुआ जिसने सड़कों को पूरी तरह से रोक दिया। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इन जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के पीछे आखिर कहानी क्या है और हाँ, ये जानना जरूरी क्यों है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ढाका में आखिर हुआ क्या था। फिर बात करेंगे कि इन प्रदर्शनों के पीछे कौन सा संगठन है और ये भी जानेंगे कि इस संगठन को दुनिया भर में एक खतरा क्यों माना जाता है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये सब बांग्लादेश के भविष्य के बारे में हमें क्या बता रहा है। तो कहानी शुरू होती है ढाका की सड़कों पर मचे हंगामे से। तस्वीरें ऐसी थीं कि पुलिस को एक बहुत बड़ी रैली को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस तक छोड़नी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा। पर सवाल तो यही है कि आखिर ये रैली हो क्यों रही थी। और इन प्रदर्शनकारियों की मांग कोई छोटी-मोटी नहीं थी। उनकी एक ही मुख्य मांग थी, एक ग्लोबल इस्लामिक खिलाफत की स्थापना। मतलब एक ऐसा राज जो दुनिया के सारे मुसलमानों को एक ही झंडे के नीचे ले आए। तो मतलब इरादा बिल्कुल साफ था। ये लोग सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहते थे, इनका मकसद था बांग्लादेश के संविधान, वहाँ के लोकतंत्र और यहाँ तक कि देश की सीमाओं की जो पूरी सोच है उसे ही जड़ से खत्म कर देना। तो आखिर ये कौन सा समूह है जो इस पूरी हलचल के बीचों बीच खड़ा है? इसका नाम है हिज़्बुत तहरीर। ये कोई लोकल ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल संगठन है और इसका लक्ष्य दुनिया की सारी मौजूदा सरकारों को हटा देना और उनकी जगह एक अकेली, बिना सरहदों वाली इस्लामी हुकूमत बनाना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, भले ही ये ग्रुप बांग्लादेश में इतना एक्टिव है, पर इसका हेडक्वार्टर वो लिबनान के बेरूत में है। इसी से अंदाजा लगाइए कि इसका नेटवर्क कितना फैला हुआ है, कितना इंटरनेशनल है। अब इस संगठन की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो इतनी रैडिकल है कि ये सिर्फ एक या दो देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कई मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। एक तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और यहां तक कि जर्मनी जैसी बड़ी ताकतों ने भी इस संगठन पर बैन लगाया हुआ है। तो सवाल यह है कि इतने सारे देशों ने इस पर बैन क्यों लगाया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, इनके काम करने का तरीका। इन पर सीधा आरोप है कि ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें कट्टरपंथी बनाते हैं और फिर उन्हें आतंकी नेटवर्क के लिए भर्ती करते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश में जब भी कुछ बड़ा होता है तो उसका सीधा असर उसके सबसे बड़े पड़ोसी यानी भारत पर पड़ता है। और जाहिर है, ये जो घटना हुई है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की चिंता बन गई है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई समस्या है। बांग्लादेश तो इस ग्रुप से बहुत पहले से जूझ रहा है। उसने तो 2009 में ही इस पर बैन लगा दिया था और अब 2024 में आकर भारत ने भी इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हुए गैर कानूनी घोषित कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि उनकी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसी के तहत ये बैन लगाया गया। ये कदम साफ साफ दिखाता है कि इस ग्रुप को इस पूरे इलाके की शांति के लिए कितना बड़ा खतरा समझा जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? तो ये माहौल बना कैसे? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो बांग्लादेश इस वक्त एक तरह के पॉलिटिकल वैक्यूम से गुजर रहा है। सरकार में काफी अस्थिरता है। दूसरा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बस इसी मौके का फायदा उठाकर ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप वहां अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है वो इन कट्टरपंथी ताकतों को रोक पाने में बस नाकाम हो रही है या फिर कहीं वो जानबूझकर तो इन्हें फलने फूलने का मौका नहीं दे रही। अब इसका जवाब जो भी हो, ये बात तय है कि वो इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।